हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन कोर्स यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत क्लास शेड्यूल और सिलेबस जो है वो ऑलरेडी आपको बता दिया गया है लास्ट वीडियो में। अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो पहले आप उस वीडियो को आई बटन में जाकर के आप जरूर देख लेना, ठीक है। इस क्रम में आपके यहाँ पे उत्तराखंड, हिंदी और सामान्य ज्ञान यानी कि जी के तीनों जो सेक्शन है आपके एक साथ यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं। हिंदी के साथ साथ में आज से उत्तराखंडी क्लास भी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, ठीक हो गया, ठीक है। जिस क्रम में उत्तराखंड का ये मेरा पहला लेक्चर रहेगा। इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि उत्तराखंड का जो पूरा सिलेबस है पुलिस कांस्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से कवर कराया जाएगा, और इसका जो पहला टॉपिक होगा उसे भी मैं यहाँ पे कवर करके चलूंगा, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की। अगर मैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की बात करता हूँ तो ये आपका यहाँ पे 40 नंबर का आपका ये रहता है, यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि आपका 40% जो सिलेक्शन है वो आपका यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल का वो उत्तराखंड पे ही आपका यहाँ पे डिपेंड है, मतलब इसी के बारे में आपका आपसे पूछा था, ठीक है। देखिए इसे कवर करने के लिए मैं इसे यहाँ पे 3 पार्टों में डिवाइड करूंगा, ठीक है। इसे मैं यहाँ पे 3 पार्टों में बांट रखा है। सबसे पहले यहाँ पे प्राग ऐतिहासिक काल, किसका? उत्तराखंड का, ठीक है। दूसरा उत्तराखंड का आद ऐतिहासिक काल, तीसरा उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल। 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। कैसे कवर करेंगे तो देखिए प्रागैतिहासिक काल की बात मैं करता हूं, प्री हिस्टोरिक पीरियड की अगर मैं बात करता हूं तो प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसका हमारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है, जिसका हमारे पास नहीं है कोई लिखित प्रमाण नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, आप देखिए यहाँ पे जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, मतलब कोई बुक नहीं है, ठीक है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है हमारे पास, तो उस इतिहास की हमें जानकारी कैसे मिल रही है, ठीक है। जिसका कोई लिखित इतिहास नहीं है तो इसकी जो जानकारी मिलती है हमें, वो मिलती है हमें शिलालेखों से, स्तंभ लेखों से और गुफा लेखों से, ठीक है। मतलब प्रागैतिहासिक कालीन जो उत्तराखंड का इतिहास है उसकी जानकारी हमें या तो किसी शिलालेख से मिलेगी, या फिर किसी स्तंभ लेख से मिलेगी, या फिर किसी गुफा लेख से मिलेगी। देखिए अगर मैं इन तीनों शब्दों को देखता हूं, चाहे मैं यहाँ पे शिलालेख देखता हूं, चाहे स्तंभ लेख देखता हूं, चाहे गुफा लेख देखता हूं, ठीक है, इन तीनों शब्दों में मुझे यहाँ पे एक शब्द मुझे कॉमन दिखेगा, वो है अभिलेख, ठीक है। अभिलेख मुझे एक शब्द यहाँ पे कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे शिलालेख में अगर तोड़ूंगा तो इसमें 2 शब्द हैं, एक शिला प्लस एक अभिलेख इसमें निकलेगा, शिला प्लस लेख लिख लेगा फिलहाल इसमें, ठीक है। स्तंभ लेख की बात करूंगा तो स्तंभ प्लस लेख निकलेगा, गुफा लेख की बात करूंगा तो गुफा प्लस लेख निकलेगा, ठीक है। देखिए लेख अभिलेख क्या होते हैं, लेख अभिलेख क्या होते हैं, पहले मैं आपको इसको बताता हूं। एक बात धीरे समझ देखा, अभिलेख का मतलब होता है किसी भी जगह पे लिखी हुई कोई भी बात, ठीक है। किसी भी जगह पे लिखी हुई कोई भी जो बात होती है वो एक तरह का अभिलेख होता है। बात समझ में आ रही है आपको यहाँ पे, ठीक है। बात समझने के में अब देखिए, अगर ये जो अभिलेख है, ठीक है, मतलब अगर जो ये लिखी हुई बात है, ये लिखी हुई बात अगर किसी पत्थर पे लिखी गई है, ठीक है, ये लिखी हुई बात अगर किसी पत्थर पे लिखी हुई है तो उसे मैं शिलालेख बोलूंगा, शिला मतलब पत्थर होता है। ये लिखी हुई बात अगर किसी पिलर यानी कि स्तंभ पे लिखी हुई है तो उसे मैं स्तंभ लेख बोलूंगा। ये लिखी हुई बात अगर किसी पहाड़ को काट करके एक गुफा के अंदर लिखी हुई है तब मैं इसे गुफा लेख बोलूंगा। आप बात समझ पा रहे हैं, ठीक है, बात समझ देखिए यहाँ पे। अब जो शिलालेख है, अगर लिखी हुई बात एक बड़े पत्थर पे लिखी हुई है, बड़ा पत्थर ये है, इस बड़े पत्थर पे अगर बात लिखी हुई है तो ये कहलाएगा आपका बृहद शिलालेख। क्या कहलाएगा? ये बृहद शिलालेख आपका ये कहलाएगा। इधर ध्यान समझ लेना, ठीक है। बृहद शिलालेख, अगर यही बृहद शिलालेख जो है, मतलब यही जो लेख है, अगर ये किसी छोटे पत्थर में लिखा होगा तो इसे बोलूंगा यहाँ पे लघु शिलालेख। इसे मैं क्या बोलूंगा? लघु शिलालेख इसे बोलूंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, इसे मैं लघु शिलालेख बोलूंगा। तो आप मेरी बात ना, ठीक है, यानी कि शिलालेख 2 प्रकार का हो गया। कौन सा? एक हो गया बृहद शिलालेख, एक हो गया लघु शिलालेख। कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए स्तंभ लेख, देखिए अगर किसी भी स्तंभ यानी कि पिलर में लिखी हुई कोई भी बात जो होती है वो स्तंभ लेख कहलाती है। अगर ये स्तंभ बड़ा है, अगर ये स्तंभ क्या है? बड़ा है, तो इसे मैं बोलूंगा बृहद स्तंभ लेख, इसे मैं बोलूंगा, ठीक है। अगर ये स्तंभ मेरा छोटा है, अगर ये स्तंभ मेरा छोटा है तो इसे मैं बोलूंगा मैं लघु स्तंभ लेख, इसे मैं बोलूंगा। ठीक हो गया है, ठीक है। सेम उसी तरह से गुफा लेख देखिए, अगर किसी पहाड़ को काट करके कोई बड़ी गुफा अगर बनाई गई है, बड़ी गुफा इस तरह से, ठीक है, और इसमें अगर कोई बात लिखी हुई है, इसे बोलूंगा बृहद गुफा लेख,
ठीक है। बृहद गुफा लेक, गुफा लेक को गुहा लेक की भी कहा जाता है, गुहा लेक इसे भी बोलते हैं, ठीक है। अगर यही बात किसी छोटे गुफा के अंदर लिखी हुई है इस तरह से, ठीक है, तो इसे बोलूंगा मैं यहाँ पे लघु गुफा लेक। क्लियर हो गया है। इसका मतलब मेरा हो गया है कि प्रागैतिहासिक कालीन जो उत्तराखंड का इतिहास है उसकी जानकारी मुझे कोई लिखित प्रमाण तो है नहीं, कहां से मिलेगी? शिलालेखों से मिलेगी, स्तंभ लेखों से मिलेगी और गुफा लेखों से मिलेगी। ठीक हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मुझे प्रागैतिहासिक काल को पढ़ना है तो मुझे यहाँ के शिलालेख देखने पड़ेंगे, यहाँ के स्तंभ लेख और यहाँ के गुफा लेख मुझे देखने पड़ेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। ए टॉपिक मेरा इन तीनों को पढ़ करके खत्म हो जाएगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं, ठीक है। जब मेरा ये मैं प्रागैतिहासिक काल पढ़ लूंगा, अब मैं चलूंगा अपने आदि ऐतिहासिक काल की तरफ। देखिए आदि ऐतिहासिक काल जो है आपका पे आदि ऐतिहासिक काल वह काल था जिसके लिखित प्रमाण तो थे लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, ये वो वाला काल था, ठीक है। इसे हम, ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड हम इसे बोलते हैं। जरा एक बात समझ देखिए पे, लेकिन उत्तराखंड से हमें ऐसी कोई स्क्रिप्ट में प्राप्त नहीं होता है जिसके लिखित प्रमाण तो हमें प्राप्त हो गए हों लेकिन उसे पढ़ा ना सको, ऐसी तो कोई स्क्रिप्ट यहाँ प्राप्त नहीं होती है। बेसिकली जब इंडियन हिस्ट्री की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता को हम पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता वह सभ्यता थी जिसके लिखित प्रमाण तो थे लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है, क्योंकि इसकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी, मैं जानता हूं, ठीक है। लेकिन उत्तराखंड के अंदर इस टाइम टेन्योर के काल को यानी कि आदि ऐतिहासिक काल को उत्तराखंड में हम पढ़ते हैं पौराणिक काल के नाम से। किस नाम से पढ़ते हैं इसको हम यहाँ पे? इसी कालखंड को उत्तराखंड के अंदर पौराणिक काल के नाम से हम इसे पढ़ते हैं, ठीक है। अब जरा सा एक बात ये समझना, देखिए पे बेसिकली ये पौराणिक काल को मैं यहाँ पे क्यों पढ़ रहा हूं। अब आपका एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है, सर ये कौन सी बात हुई कि आदि ऐतिहासिक काल को उत्तराखंड में हम पौराणिक काल के नाम से हम पढ़ रहे हैं, जबकि आदि ऐतिहासिक काल आप बोल रहे हो सर कि ये तो सिंधु घाटी सभ्यता वाली बात यहाँ हम पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, और ये पौराणिक काल तो वो काल है सर जिसमें पुराण लिखे गए थे, वेद लिखे गए थे। जरा एक बात समझिए, अगर आप ऐसा क्वेश्चन अराइज करोगे तो फिर मैं आपका आंसर कुछ इस तरह से दूंगा। देखिए आदि ऐतिहासिक काल की मैं बात करता हूं तो सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3000 वर्ष पुरानी सभ्यता, 3000 बीसी में, ठीक है। जबकि पौराणिक काल कब था भैया? पुराण कब लिखे गए, ठीक है, पुराण वैदिक काल में लिखे गए थे भैया। वेद पुराण कहां लिखे? वैदिक काल में। वैदिक काल का टाइम टेनर कब था? 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी, यही ना था, ठीक है। 1500 से 1000 जो है वो ऋग्वैदिक काल है और 1000 से 600 जो है वो उत्तर वैदिक काल आता है, जिसमें बाकी हम 3 वेद पढ़ते हैं। अब देखिए तो आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है, सर जरा आप मुझे ये बताइए कि आदि ऐतिहासिक काल को हम पौराणिक काल के रूप में उत्तराखंड के अंदर हम क्यों पढ़ रहे हैं? बात इतनी सी है, देखिए यहां पे हम बेसिकली पढ़ते हैं उत्तराखंड की पौराणिक जानकारी के स्रोत, हम यहां पे ये पढ़ते हैं, ठीक है। अब जरा बात सुनिएगा, देखिए इस टाइम के अंदर यानी ये वाला टाइम है, ठीक है, इस टाइम पे उत्तराखंड के अंदर क्या था, उत्तराखंड के अंदर क्या था क्या नहीं था, इस टाइम का कोई स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी हमें मिलती है हमारे पौराणिक ग्रंथों से, ठीक है। पौराणिक ग्रंथों में जैसे हमारे यहाँ पे वेद हो गए, ठीक है, हमारे पुराण हो गए, ठीक हो गया, ठीक है, बाकी हमारी जो धार्मिक ग्रंथ हैं जैसे हमारे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, वहां से हमें जानकारी मिलती है कि इस टाइम टेन्योर के अंदर यानी कि जब ठीक है आदि ऐतिहासिक काल चल रहा था तब तो उत्तराखंड में भैया क्या था, ठीक है। तो ये जानकारी हमको पौराणिक ग्रंथों से मिलती है, इसलिए आदि ऐतिहासिक काल को हम पौराणिक काल के नाम से उत्तराखंड के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम यहां से हम क्या पढ़ते हैं? उत्तराखंड की जो जानकारी के जो पौराणिक स्रोत हैं उन्हें हम यहां पढ़ते हैं, यानी कि इस टाइम टेन्योर में यानी कि 3000 साल के आसपास उत्तराखंड के अंदर क्या क्या था क्या क्या नहीं था वो हम यहां पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब जानकारी के स्रोतों की बात करता हूं तो किसकी जानकारी के स्रोत हमें यहां पे चाहिए होते हैं? तो भैया देखिए जानकारी के स्रोतों की बात करता हूं तो यहां पे 3 चीजों की जानकारी के स्रोत में अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड करता हूं उसको, ठीक है। तो सबसे पहला उत्तराखंड की जानकारी के स्रोत, भैया सबसे पहली बात ये आती है कि भैया उत्तराखंड की जानकारी की कहां से स्रोत हैं, कहां पे इसका डिस्कशन है, कहां पे उत्तराखंड की बात हुई है,
इस टाइम पे या फिर अपने पुराणों में या फिर यहां पे। ठीक हो गया है, पहला उत्तराखंड में देख रहा हूं। दूसरा फिर मैं देखता हूं पे गढ़वाल की जानकारी के स्रोत कहां से हमें प्राप्त हुए हैं, कहां पे गढ़वाल का डिस्कशन है, ये मैं यहां पे देख लेता हूं। ठीक है, और तीसरा फिर मैं देख लेता हूं कुमाऊं की जानकारी के स्रोत। बस ये इतना तो देखना आप। ठीक है, जैसे ही मैंने देख लिया अपने पौराणिक काल को, मैंने देख लिया देखो पे कि वेदों में उत्तराखंड को क्या बोला गया है, महाभारत में उत्तराखंड क्या बोला गया है, ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को क्या बोला गया है, यही सब ना जानकारी के स्रोत। ठीक है, तो उत्तराखंड को देख लूंगा, सेम ऐसी मैं गढ़वाल को देख लूंगा, सेम ऐसी मैं कुमाऊं को देख लूंगा। ठीक है, ठीक है, तो जैसे ही मैंने अपना पौराणिक काल में अगर कंप्लीट अपना कर दिया, एक लेक्चर इसमें लगता है हद बस हो गया, एक लेक्चर का काम ही। ठीक है, एक लेक्चर के अंदर मैं उत्तराखंड गढ़वाल कुमाऊं की जानकारी के सारे निपटा दूंगा। ठीक है, तो उसी के साथ में अपना कंप्लीट हो जाएगा सेकंड सेक्शन। कौन सा पे, आदि ऐतिहासिक काल, बात खत्म हो गई है। ठीक है, तीसरा जो यहां पे चलेगा, तीसरा सेक्शन, ठीक है, वो कौन सा है तुम्हारा यहाँ पे, ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल के बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं, मैं चलता हूं ऐतिहासिक काल के अंदर। देखिए, ऐतिहासिक काल के अंदर हम बेसिकली हम पढ़ते हैं राजवंशों को। ठीक है, मतलब इतिहास में जिन्होंने राज की है। ऐतिहासिक काल के अंदर हम बेसिकली राजवंशों को पढ़ते हैं, लेकिन राजवंशों में बात आती है सर किन्होंने राज किया, किसने राज किया भैया यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे बैक जाना पड़ता है। ठीक है, राजवंशों को हम यहाँ पढ़ते हैं बेसिकली, लेकिन राजवंशों को पढ़ने के लिए मुझे थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बैक मुझे जाना पड़ेगा। आखिर किसने राज किया भैया यहाँ पे, ठीक है, किसने राज किया, तो जब बैक जाकर के मैं देख लेता हूं राजवंशों से पहले यहां पे क्या था भैया। तो राजवंशों से पहले यहां पे कुछ प्राचीन जनजातियां थी। क्या थी यहां पे, कुछ प्राचीन जनजातियां थी। ठीक हो गया है, ये प्राचीन जनजातियों को हम प्राचीन जनजाति इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जनजातियां अब नहीं है, जनजातियां तो यहां पे अब भी हैं। 5 जनजातियां अभी यहां पे निवास करती हैं। ठीक है, भोटिया है, थारू है, राजी है, हम जानते हैं 5 यहां पे अब भी राज करती हैं। लेकिन ये जो जनजाति ये अभी नहीं रहती है, इसलिए इनको प्राचीन जनजातियां कहते हैं या फिर पूरा जनजाति इनको कहते हैं। ठीक है, तो प्राचीन या फिर पूरा जनजाति की मैं जब बात करता हूं तो अभी यहाँ पे 3 जनजाति यहां पे रहा करती थी जो अपने इतिहास में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, 3 जनजाति यहां पे निवास करती है। पहले कौन सी यहाँ पे, कोल जनजाति, ये उत्तराखंड में निवास करने सबसे प्राचीन जनजाति थी। ठीक है, डिटेल से देखो पढ़ाऊंगा तो मैं आपको यहां से बस एक बता रहा हूं मैं कवर कैसे करना है, इसको ओवरव्यू आपको समझा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले यहाँ पे कोल जनजाति थी। ठीक है, कोलों को भगाया किरातों ने। ठीक है, कोलों को किरातों ने भगाया, फिर यहाँ पे किरात लोग रहना शुरू किया, किरातों को खसों ने भगा दिया, फिर यहाँ पे खस जनजाति यहाँ पे निवास करने लगी। ठीक हो गया, ठीक है, देखो कोल तो यहाँ से भाग गए तो इन्होंने कोई राज नहीं किया, इनका कोई राजवंश नहीं होगा। ठीक है, किरात यहाँ से भाग गए, इनका कोई राजवंश नहीं होगा। ठीक है, लेकिन खसों ने यहाँ पे राज किया, इसलिए खसों को खसाधिपति भी इनको कहा जाता है। बाद में सारा समझाऊंगा, टेंशन लेने का। ठीक है, खसों ने यहां पे राज किया और खसों ने एक राजवंश बसाया। ठीक है, खसों ने एक राजवंश बसाया जिसे हम पढ़ते हैं उत्तराखंड का पहला राजवंश, जिसे हम बोलते हैं कुड़िंद राजवंश। क्या बोलेंगे इसको हम यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं कुड़िंद राजवंश। बात पल्ले पड़ रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो यहां से हम पढ़ लेंगे यहाँ पे कुड़िंद राजवंश। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ लेंगे यहाँ पे, ठीक है, कुड़िंदों के बाद यहाँ पे शकों ने राज किया। ठीक है, कुड़िंदों के बाद यहाँ पे शक आए, फिर कुषाण आए, ठीक है, फिर नाग आए, ठीक है, फिर मोखरी आए। वो इस तरह से फिर यहाँ पे वो इतिहास जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, कुड़िंद यहाँ पे सबसे पहले थे, कुड़िंदों के बाद शक क्यों आ गए उस पर बात करूंगा। ठीक है, आखिर कुड़िंदों की ऐसी क्या मजबूरी रही, शक कहां से आ गए, इतने बलशाली कैसे थे शक, जिन्होंने खसों को यहां से भगा दिया, खसों के ऊपर राज करने लग गए। ठीक है, इससे अब देखें, इससे कुड़िंदों के समय ही शकों ने आक्रमण क्यों किया, क्यों आए, इससे पहले शकों ने क्यों आक्रमण नहीं किया, कुड़िंदों के सर पे किसका हाथ था, ये सारी बातें मैं डिटेल से करूंगा। ठीक है, आप जानते हो कि कुड़िंद जो थे मौर्यों के समकालीन थे। ठीक है, तो कुड़िंदों के ऊपर मौर्यों का हाथ था, किसका, अशोक का हाथ था। ठीक है, तो जब तक अशोक था तब तक तो किसी की हिम्मत नहीं आक्रमण करने की, लेकिन जब अशोक मर गया, मौर्यों में जो उत्तराधिकारी आए यानी मौर्योत्तर वंश जब चला, कुणाल, जलोल, बहुत सारे राजा हैं, लास्ट में बृहदत्त आया। जब मौर्यों में अशोक के बाद जब मौर्योत्तर काल चला यानी कुणाल से लेकर बृहदत्त का जो काल चला, उस टाइम पे कुड़िंद कमजोर हो गए, मतलब मौर्य कमजोर हो गए। मौर्य कमजोर हो गए तो मौर्यों का हाथ किसके ऊपर था, कुड़िंदों के ऊपर था। तो भैया मौर्य कमजोर हो गए, ठीक है, तो बाहरी आक्रमण यहां पे होने शुरू हो गए। मौर्योत्तर काल में बाहरी आक्रमण होने शुरू हो गए। ठीक है, बाहरी आक्रमण सबसे पहला आक्रमण हिंद यवनों ने कर दिया। कब, मौर्योत्तर काल में, अशोक की मृत्यु के बाद। ठीक है, तो पहला आक्रमण यहाँ पे बृहदत्त ने कर दिया, सॉरी पहला हिंद यवनों ने कर दिया। हिंद यवनों के बाद यहाँ पे जो आक्रमण कर दिया वो इन्हीं शकों ने किया, किनके ऊपर,
भारत पे, और भारत में फिर ये उत्तराखंड के अंदर भी राज कर दिया। पहले यहाँ पे हिंदियों ने किया, फिर शकों ने किया, फिर यहाँ पे पल्लवों ने किया, फिर यहाँ पे कुषाणों ने आक्रमण किया। ठीक है, सारा का सारा पढ़ा के चलूंगा। ठीक है, आखिर कैसे कुनिंद परास्त हो गए, फिर यहाँ पे शक आ गए, और फिर शकों के बाद यहाँ पे कुषाण कैसे आ गए, कुषाणों के बाद यहाँ पे नाग कैसे आ गए, सारे पढ़ा के चलूंगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। फिलहाल जो है तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है, इस तरह से मेरा यहाँ पे जो है ये पूरा सेक्शन मेरा यहाँ पे कंप्लीट रहेगा। ठीक हो गया है। चलिए तो अब एक एक सेक्शन करके पढ़ के चल लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसमें यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया पे प्रागैतिहासिक काल वो काल जिसका हमारे पास लिखित प्रमाण कोई नहीं है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे शैल चित्र, गुफा चित्र, ठीक है, और स्तंभ लेख जो है उन्हीं से हमें यहाँ पे जानकारी मिलती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे शैल चित्र, गुफा चित्र के अलावा और भी चीजें मिल जाती है। जैसे कहीं पे नौले मिले हुए हैं, कहीं पे सिक्के मिले हुए हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सभी शामिल कर दिए, कहीं मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं। ठीक है, तो मैंने सभी शामिल कर दिए। ठीक है जनक में, तो प्रागैतिहासिक कालीन अगर मैं साक्ष्यों की बात करता हूं तो ये मुझे 5 जिलों से प्राप्त होते हैं। मेनली 5 जिलों से मुझे प्राप्त होते हैं। सबसे पहले अल्मोड़ा से मुझे ये प्राप्त होते हैं, देन चमोली से मुझे कुछ प्राप्त होते हैं, उत्तरकाशी से मुझे कुछ प्राप्त होते हैं, पिथौरागढ़ से मुझे कुछ प्राप्त होते हैं, और हरिद्वार से मुझे कुछ प्राप्त होते हैं। ठीक है भाई, इतने ही हैं, इतने ही हमें ये प्राप्त होते हैं। जरा समझ देखिए, अल्मोड़ा से मुझे 7 जगह से मुझे चीजें मिलती हैं। अल्मोड़ा से मुझे 7 जगह चीजें मिलती हैं जो मैंने ये लिख दी हैं। ठीक है, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ को मैंने ये नीचे लिख दिया है, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, हरिद्वार। ठीक है, देखिए अल्मोड़ा से क्या क्या मिलता है। सबसे पहले अल्मोड़ा से मिलता है मुझे लखोडियार। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, बहुत बेसिक है। ठीक है, जगह पे लखोडियार, ये जो लखोडियार है, इस लखोडियार की आकृति जो है वो फन की तरह है। ठीक है, फन की तरह है, आप जैसे नाग का फन होता है, फन की तरह इसकी आकृति है, इसलिए इसको फण उडियार भी कहा जाता है। ठीक हो गया है। कहां है ये? अल्मोड़ा के अंदर। देखो आप पे यहाँ जितनी भी ये 7 चीजें हैं ये सब अल्मोड़ा में है, मैं लिखाऊंगा नहीं, अल्मोड़ा के नीचे ही मैंने लिख रखा है। ठीक है, ठीक है, चलिए तो फण उडियार भी कहते हैं। इसकी खोज MP जोशी ने की थी, ये आप जानते हो। कब की थी? यहाँ पे 1968 के अंदर इसकी खोज हुई थी। ठीक है, कहां स्थित है भैया ये जो है सुयाल नदी के तट पे ये स्थित है। कहां? अल्मोड़ा में। ठीक है, और इसी के पास में ही एक मंदिर है, कौन सा? चितई मंदिर। ठीक है, तो इसका मतलब चितई मंदिर कहां है? सुयाल नदी के तट पे है। ठीक हो गया है, और चितई मंदिर के पास में क्या है? लखोडियार है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मतलब इस लखोडियार के अंदर बेसिकली जो हमें पाषाणकालीन हमें साक्ष्य मिलते हैं, तो क्या पता चलता है यहाँ पे? यहां से हमें पता चलता है कि जो इस टाइम के लोग थे वो नृत्य से परिचित थे। इसके अंदर हमें जो सब्जेक्ट मिलता है, इसमें जो चित्र बने हैं वो एकल और सामूहिक नृत्य करते हुए यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो एकल और सामूहिक नृत्य की हमें यहाँ पे जानकारी मिलती है कि जो पाषाण काल के अंदर, मतलब इस टाइम पे प्रागैतिहासिक काल में जो उत्तराखंड के अंदर जो लोग रहते थे वो नृत्य से परिचित थे। ठीक है, ये जो चित्र बने हैं इन पे रंगों का प्रयोग मिलता है, कत्थई रंग का प्रयोग मिलता है। इससे एक बात ये साबित हो जाती है कि प्रागैतिहासिक काल में उत्तराखंड के अंदर जो लोग रहते थे वो रंगों से परिचित थे। ठीक है, कत्थई रंग का प्रयोग यहाँ पे मिलता है हमें यहाँ पे। ठीक है, और ये जो लखोडियार है इसके पास में एक नौला भी मिलता है जिसे फणु का नौला कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पे? फणु का नौला। तो फणु का नौला कहाँ है? सुयाल नदी के तट पे है, चितई मंदिर के पास में है, लखोडियार के पास में है, फणुडियार के पास में है, अल्मोड़ा के अंदर है, सुयाल नदी के तट पे। क्लियर हो गया है? ठीक है, दूसरा आता है यहाँ पे, देखिए लुएथाप। अल्मोड़ा से दूसरा जगह में मिलते हैं यहाँ पे लुएथाप। लुएथाप में जो सब्जेक्ट है यहाँ पे मनुष्य को हाथ में हाथ डालकर इसमें नृत्य करते हुए दिखाया गया, तो मतलब नृत्य से परिचित हैं वो भी यहाँ पे भी वो बात जो यहाँ पे पुनः साबित हो जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पेटसाल में भी नृत्य करते हुए दिखाया गया है। एक बार फिर से ये बात साबित होती है कि ये लोग नृत्य से परिचित थे। ठीक है, फलसीमा से हमें योग मुद्रा में एक मानव की मूर्ति मिली है। ठीक है, तो यहां से ये बात साबित होती है कि प्रागैतिहासिक कालीन जो लोग थे, ठीक है, वो मूर्ति कला के बारे में वो जानते थे। ठीक है, तो मूर्ति कला के बारे में वो परिचित थे। ठीक है, तो यहां से हमें योग मुद्रा में मानव की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। इससे हमें यह भी पता चल जाता है कि इस टाइम के लोग योग से भी कहीं ना कहीं परिचित थे। ठीक, चलिए अगला था पे रामगंग घाटी। रामगंग घाटी से हमें एक शवागार हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, मतलब कब्र जिसे हम बोलते हैं, एक शवागार प्राप्त हुआ है। दूसरे कप मार्क्स में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जैसे मार्क्स कम लगाते हैं मुंह पे। ठीक है, तो कप मार्क्स जो है, ठीक है, वो भी हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जहाँ पे कप मार्क्स देखो 2 तरह के होते हैं। एक तो जमीन पे कुछ इस तरह जैसा अपने उखल होता है ना,
उस तरह से भी जमीन पे भी होते हैं, ठीक है। और कप मार्क्स होता है मुंह पे लगाने का मुखौटा भी होता है, ठीक है। तो दोनों तरह से हम बोलते हैं यहाँ पे, एक तो मुखौटा हो जाएगा, मुखौटा हम बोल सकते हैं, ठीक है। और कप मार्क्स हमारे यहाँ पे जमीन पे भी ये कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक। चलिए इसके अलावा देखिए यहाँ पे कसार देवी अल्मोड़ा से हमें 14 नृत्यकों की हमें मूर्तियां मिली हैं, ठीक है। तो साबित होती है एक बार फिर से बात, ठीक है, कि ये नृत्य से तो परिचित थे ही थे और ये मूर्ति कला से भी क्या थे, परिचित थे। कौन लोग? प्रागैतिहासिक काल के अंदर जो लोग अल्मोड़ा या फिर उत्तराखंड में रहते थे, ठीक है। देखिए एक जगह पड़ती है अल्मोड़ा के अंदर काली माटी। काली माटी से हमें कुछ मिट्टी के बर्तन हमें प्राप्त हुए हैं। मैंने यहाँ पे बात लिखी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, ठीक है। फिलहाल यहाँ से हमें मृत भांड प्राप्त हुए, मृत भांड बोलते हैं मिट्टी के बर्तन, ठीक है, प्राप्त हमें यहाँ से हुए हैं। फिलहाल ध्यान रखना ये जो काली माटी है एक प्रमुख प्रागैतिहासिक काली एक स्थल है, ये यहाँ से हमें मिट्टी के बर्तन मिले हुए, ठीक है। चलिए तो अल्मोड़ा मैंने यहाँ पे निपटा दिया, अल्मोड़ा में यहाँ पे समझ चुका हूँ, ठीक है। अब मैं आता हूँ चमोली के अंदर। देखिए चमोली से मुझे यहाँ पे 3 जगह से मुझे कुछ चीजें मिलती हैं, ठीक है। चमोली में सबसे पहला है ग्वारखा गुफा, दूसरा है किमनी ग्राम, तीसरा है मलारी गांव। देखिए ये टॉपिक जो है अपने आप में थोड़ा सा आसान टॉपिक है, अब शायद यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते नहीं हैं, लेकिन कांस्टेबल में बन सकता है, ठीक है। कांस्टेबल में बन सकता है, 12th लेवल का है तो वहां बन सकता है, तो याद कर लेना, ठीक है। देखिए चमोली से 3 सेक्शन है। ग्वारखा गुफा क्या देखिए यहाँ पे अलकनंदा नदी के तट पे है, इसमें शिकार करते हुए दिखाया गया है। गोरखा गुफा के अंदर यहाँ पे शिकार करते हुए दिखाया। देखो गोरखे लोग क्या है, देखिए वही खुकुरी रखने वाले लोग हैं, ठीक है। तो भैया खुकुरी शिकार एक ही बात है, ठीक है, थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं आप। और अब देखिए शिकार होगा तो भैया खूनी निकले, तो भैया इसमें जो रंगों का प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो वो लाल रंग का प्रयोग है। शिकार करते हुए जो चित्र यहाँ पे दिखाए गए हैं उन चित्रों में लाल रंग का प्रयोग हुआ है, ठीक। चलिए किमनी ग्राम, जो किमनी ग्राम है चमोली के अंदर एक गांव होता है किमनी ग्राम, ठीक है। ये थराली तहसील से हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है, मतलब थराली तहसील में ये गांव है, ठीक। यहां से हमें पे हथियार और पशुओं का हमें चित्रण यहाँ मिलता है, ठीक है। देख किमनी को अगर मैं यहाँ पे किलमी बोल दूं तो किल कैसे होगा भैया, मरे कैसे, हथियार और मरे कौन, पशु, ठीक है। रिलेट करके ऐसा चीजें काम की नहीं आती हैं, ठीक है, ये काम की होती नहीं है, फिर भी बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए अगला यहाँ पे मलारी गाँव, चमोली के अंदर एक गांव पड़ता है मलारी गांव। यहां से हमें देखिए एक हमें सोने का मुखौटा मिला है जो यहाँ पे 5.2 kg का है, ठीक है। और यहां से हमें कुछ नरकंकाल भी हमें प्राप्त हुए, ठीक होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना बेसिक की बात हमें पढ़नी है, ठीक है, जो बेसिक चीजें हैं इसके अंतर्गत हमें इतनी ही चीजें हमें यहाँ पे प्राप्त होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे उत्तरकाशी की मैं बात करता हूँ तो उत्तरकाशी में एक जगह हुडली से हमें यहाँ पे देखिए मानव और पशुओं के हमें यहाँ पे चित्र मिले हुए हैं और इन चित्रों पे नीले रंग का प्रयोग हुआ है। देखिए अगर मैं उत्तरकाशी की बात करता हूँ तो उत्तरकाशी अपने उत्तराखंड का सबसे उत्तरी राज्य है और सबसे उत्तर से हमें आसमान नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो भैया मानव और पशुओं के चित्र में नीले रंग का प्रयोग है, थोड़ा रिलेट कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए पिथौरागढ़ से हमें यहाँ पे एक जगह पड़ती है बनकोट, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक जगह बनकोट पड़ती है, बनकोट से हमें 8 मानव ताम्र आकृतियां प्राप्त हुई हैं, ठीक है। 8 मानव ताम्र, देखो मानव यहाँ पे लिखा है, यहाँ कोट लिखा हुआ, देखिए कोट का संबंध तो मानव से ही होता है भैया, देखिए, ठीक है, क्योंकि मानव ही कोट पहनता है। तो बस थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं, करना चाहें तो। वैसे मैंने आपको पहले ही बता दी ट्रिक वगैरह जो होती है कुछ काम नहीं आती है, ठीक है, प्रॉपर तरह समझ के करना पड़ेगा। तो बनकोट से हमें 8 मानव ताम्र आकृतियां प्राप्त हुई हैं। कब प्राप्त हुई है सर? 1989 में, ठीक है। 1989 में हमें यहाँ से ये चीजें प्राप्त हुई है, ठीक है। एक जगह पड़ती है हरिद्वार में पड़ता है यहाँ पे बहादुराबाद, एक जगह पड़ती है बहादुराबाद से हमें 8 तांबे के बर्तन हमें मिले हुए हैं। कितने मिले यहाँ पे? 8 तांबे के बर्तन हमें ये मिले हुए, ठीक है। चलिए देखिए नोट करके मैंने यहाँ पे एक बात और लिखा रखा है, देवीधुरा चंपावत एक जगह पड़ती है, चंपावत में देवीधुरा पड़ता है। यहाँ से हमें कुछ पाषाण कालीन हमें समाधियां प्राप्त हुई, जो सभागार है, कब्रें प्राप्त हुई हैं, जिनकी खोज 1856 में J.W. हेनवुड ने की थी, ठीक है। तो पाषाण कालीन हमें कुछ समाधियां कहाँ से मिलती है? हमारे पे देवीधुरा चंपावत से मिली हुई हैं, जिनकी खोज J.W. हेनवुड ने की थी 1856। ये देखिए इससे अगले साल 1857 की क्रांति हो जाएगी, मतलब अंग्रेज यहाँ पे उस टाइम में मौजूद थे, तो अंग्रेजों में एक J.W. हेनवुड एक इतिहासकार रहा है, ठीक है, मतलब एक रिसर्चर रहा है जिसने ही खोजा है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे इसके, ठीक है, थोड़ा सा बाद में जाकर के 1989 में, ठीक है, 1989 में यहां भी प्राप्त हुए हैं। 1989 में नैनीताल से हमें 5 मानव ताम्र आकृतियां प्राप्त हुई, ठीक है। देखिए 89 में ही पिथौरागढ़ से 8 मानव ताम्र आकृतियां प्राप्त हुई हैं और 89 में ही नैनीताल से 5 मानव ताम्र आकृतियां प्राप्त हुई हैं, ठीक है। ये ताम्र आकृतियां पे यशोधर मठपाल, ठीक है, यशोधर मठपाल, ठीक है,
जी को ये प्राप्त हुई थी, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो उन्होंने खोजी थी यशोधर मटवाल जी ने, ठीक हो गया। तो ये आपका यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल के अंदर, ठीक है, जो चीजें आपके यहाँ पे जो आपका पे जो साक्ष्य मिले हुए हैं उनका मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बता रखा है सीक्वेंस, उसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट आपका ये चलेगा, ठीक है। चलिए तो बने रहिए, देव क्या सीक्वेंस पढ़ते रहिए उत्तराखंड। अगर आपको ये कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो आप सिंपली एक मैसेज करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे एंट्री, ठीक है, एंट्री उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल आप लिख देंगे, इसे सेंड कर देंगे आप 9758803949 पे, ठीक है। इस आप सेंड कर देंगे, ठीक है, और सिंपली आप हमारे कोर्स से आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। बने रहिए, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।